सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट के जो पीवाईक्यूज हैं, राइट। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह की इंग्लिश को पूछता है। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1 आपके सामने रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपोजिट मीनिंग टू द वर्ड डिसएग्रीएबल। अब जब भी किसी वर्ड के स्टार्टिंग में डिस लिखते हैं हम या हम डिफ लिखते हैं तो ये रूट वर्ड्स हैं, और जब भी ये रूट्स वर्ड के शुरुआत में लगते हैं एज ए प्रीफिक्स बना के इनको लिखते हैं तो मीनिंग हमें हमेशा ही मिलता है नो, या वी कैन से नॉट, राइट। तो मतलब नेगेटिव मीनिंग मिलता है। जैसे कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट डिफिडेंट हो जाता है। जैसे बिलीफ होता है, डिसबिलीफ होता है। बिलीव मतलब विश्वास करना, डिसबिलीफ मतलब आप किसी चीज पे विश्वास नहीं करते हो, राइट। तो यहाँ पे डिसअग्रीएबल मतलब जिस चीज से आप अग्री नहीं हो, राइट। तो एफिलेंट का मीनिंग तो बेसिकली वेल्दी होता है। इसका मतलब तो धनवान होता है, रिच होता है, वेल्थ से रिलेटेड है वर्ड। हार्मोनियस एकता होती है ना। डोलोरियस, डोलोरियस बेसिकली आपका चैरिटी से रिलेटेड होता है। और पोलमिक, पोलमिक जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है स्पीच, कुछ ऐसा स्पीच आप एक्सप्रेस करते हो जो स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइज करता है किसी चीज को, राइट। अ स्पीच और एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की जो बताता है, क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये सारे वर्ड नहीं आएंगे यहाँ पे। जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, राइट। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? इट्स एक्यूएस, इट्स एक्यूएस, राइट। तो एक्यूएस की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, कई बार स्पेलिंग चेक के तौर पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए बनेगा, जिसका मतलब होता है अग्री करना। इसका मीनिंग होता है अग्री, राइट। तो डिसएग्रीएबल का जो ऑपोजिट बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आप आगे भी आंसर देख सकते हो, यहाँ पे आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक्यूएस इसका राइट हमारा ऑपोजिट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। बोल रहे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम ऑपोजिट इन मीनिंग देने हैं आपको। ऑपोजिट पूछ रहा है स्टार्टिंग में। तो फ्रेटफुल का आपको ऑपोजिट देना है। सो इट्स डिप्रेस्ड, रेस्टिव, एजी और एरोगेंट। अब फ्रेटफुल का पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि फ्रेटफुल का मीनिंग क्या होता है, तभी आप इसका ऑपोजिट बता पाओगे। फ्रेटफुल का मीनिंग होता है एक्चुअली एनवायर्ड, जो काफी चिड़ा हुआ रहता है, एनवायर्ड रहता है, या वी कैन से इरिटेटेड। अर्कसम, अर्कसम भी बेसिकली एनवायर्ड ही होता है, राइट। तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? इट्स डिप्रेस्ड या रेस्टिव। डिप्रेस्ड तो नहीं होगा, समथिंग सैड, ये तो सिमिलर हो सकता है, कांट बी द ऑपोजिट। तो राइट आंसर यहाँ पे सी बनना चाहिए। इट शुड बी चीयरफुल। चीयरफुल मींस व्हाट? हैप्पीनेस, जो खुशी को बताता है, हैप्पीनेस को बताता है, राइट। नेक्स्ट इसका आंसर आप देख सकते हो, चीयरफुल मेंशन्ड है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, बर्ली। बर्ली का मीनिंग क्या होता है? बर्ली का भी आपको ऑपोजिट देना है। बर्ली का मीनिंग होता है जो थोड़ा स्ट्रांग होता है फिजिकली, जो काफी स्ट्रांग होता है, या वी कैन से मस्कुलर होता है। MUSCLAR, मस्कुलर। CULAR, सॉरी, CULAR, मस्कुलर। तो क्या यहाँ पे काइंड के साथ जाएंगे? इनफेमस तो नहीं होगा। इनफेमस तो हम नटोरियस को बोलते हैं। इट मींस नटोरियस, जो बदनाम होता है, बुरे कामों के लिए जो मशहूर होता है। क्रूकड आपका डिसऑनेस्ट होता है। तो इनका तो कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। काइंड दयालु होता है, वाइज बुद्धिमान होता है। आंसर होगा ए, हम्बल। तो स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर का जो राइट ऑपोजिट जाएगा दैट इज हम्बल, कुड बी द राइट ऑपोजिट ओवर हियर। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है हमारे सामने बर्ली। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑपोजिट। अच्छा, ये तो हो गया हमारा हम्बल, इसका आंसर कर दिया हमने बर्ली का, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आंसर साथ में लगाया हुआ है। जॉल्ट का आपको यहाँ पे सिमिलर देना है। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको सिमिलर देना है। पिछले वाले में भी हम क्या दे रहे थे? ऑपोजिट दे रहे थे, ये ऑपोजिट था। अब हमें सिमिलर वर्ड देना है, राइट। तो सेम इन मीनिंग। अब जॉल्ट का मतलब क्या होता है? जॉल्ट का मतलब होता है ऐसे धक्का देना, राइट। जॉल्ट मीन्स टू पुश समवन और समथिंग, राइट। धक्के को बोलते हैं। तो जर्क इसका राइट सिमिलर बनेगा यहाँ पे, जर्क, राइट। स्टूप का मतलब बेंड होता है, झुकना। स्टूप इज टू बेंड। और हिट आपको पता है, रश मतलब रन होता है। रश इज टू भागना, है ना। तो रश मतलब आई एम इन अ हरी, हरी जल्दी चीज को बोलते हैं। तो रनिंग सेंस में हम रश का यूज करते हैं। तो ये जॉल्ट का देखो यहाँ जर्क लगा हुआ है आंसर। नेक्स्ट आप देखिए क्वेयर। क्वेयर का राइट
क्या देना है, इसके ऊपर एक इडियम भी बनता है, फिश। कौन सा पर्सन होता है ये, कोयर। फिश का मतलब होता है बेसिकली जो बड़ा वियर्ड होता है, जो बड़ा ऑकवर्ड होता है, ऑड होता है, इसेंट्रिक, स्ट्रेंज, राइट। तो सॉरोफुल नहीं जाएगा, इट्स नॉट ओल्ड। स्केरी तो फियरफुल होता है, एंड मॉडरेट मींस एवरेज, तो ये तो नहीं होंगे आंसर। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे बी के साथ हम जाएंगे यहाँ पे, राइट, क्योंकि कोयर का मीन्स होता है बेसिकली स्ट्रेंज, ऑकवर्ड। सो ही इज अ कोयर फिश, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड हिम, मतलब ही इज अ स्ट्रेंज पर्सन, राइट। तो कोयर का यहाँ पे देख सकते हो आप, आंसर बी लगा रहा है। 6th पे चलते हैं। द ताजमहल एट आगरा हैज डैश वर्ल्ड वाइड अटेंशन। अब यहाँ पे आपको फिलअप्स का एक वर्ड पुट करना है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड यू हैव टू पुट ओवर हियर, राइट। तो द ताजमहल एट आगरा हैज डैश वर्ल्ड वाइड अटेंशन। तो परसीव्ड का मीनिंग तो रियलाइज्ड करना होता है, रियलाइज करना होता है, किसी चीज को रियलाइज करना। प्रपोज नहीं होगा, रेफर करना, इंडिकेट करना, वी कैन से प्रेफर एक तरह से चूजन, जिस चीज को हम प्रेफर करते हैं चूजन चीज होती है। सो व्हाट कुड बी द राइट आंसर, यहां पे आंसर जाएगा हमारा सी। और अरेस्टेड का जो यहां पे मीनिंग बन रहा है स्टूडेंट्स, अरेस्टेड का मतलब यहां पे जा रहा है कैप्चर्ड सेंस में। द ताजमहल एट आगरा हैज कैप्चर्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन, मींस अरेस्टेड। अरेस्टेड का मतलब वही नहीं होता कि गिरफ्तार करना। हमेशा याद रखना, वर्ड को अपना जो मीनिंग मिलता है वो मिलता है उसके कॉन्टेक्स्ट के आधार पे, जैसे वो सेंटेंस में वो सेंस दे रहा है। सो अरेस्टेड, द वर्ड अरेस्टेड हैज हियर मींस कैप्चर्ड, इट मींस हियर कैप्चर्ड, राइट। सो कैप्चर्ड यहां पे राइट आंसर जाएगा, मतलब अरेस्टेड का मीनिंग यहां पे एक्चुअली कैप्चर्ड बन रहा है। तो आप देख सकते हैं आंसर यहां पे सी लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देयर वाज this new belief among people that they could be successful and that there were opportunities that could be dash। अब ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि there was this new belief, कि एक नया विचार था ये among people, लोगों के बीच में, that they could be successful, कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, that there were opportunities that could be dash, है ना भाई। अपॉर्चुनिटी के साथ अब आप क्या लगाओगे, अपॉर्चुनिटीज को क्या किया जाता है, चूजन किया जाता है, रॉन्ग आंसर। रिमेंबर किया जाता है, रॉन्ग आंसर। डेयर्ड किया जाता है, ग्रांटेड किया जाता है, ग्रैब्ड किया जाता है, राइट। सो राइट आंसर यहां पे जाएगा स्टूडेंट्स, दैट कुड बी ग्रैब्ड बेसिकली। सो ग्रैब्ड का मतलब यहाँ पे हथियाने से होता है। जैसे कई बार मैंने क्लास में भी मैं बताता रहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी के साथ हमेशा ही ग्रैब्ड को यूज किया जाता है। जब भी मौके निकलता है, अवसर निकलता है, उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आंसर देख लो आप, ई लगा हुआ। 8वां देख सकते हैं, द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना हैज डैश वर्ल्ड वाइड अटेंशन, राइट। अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग होता है, वी कैन से जो चीज मैच नहीं होती है, वी कैन से अनमैच्ड। अनप्रेसिडेंटेड वर्ड मीन्स हियर अनमैच्ड, राइट। So the unprecedented economic growth of China has perceived, फिर से वही वर्ड लगा रहा है perceived, जिसका मतलब realized होता है, proposed नहीं आएगा, neither का कोई context नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया, attract किया, astonish किया। So the unprecedented economic growth of China has attracted worldwide attention, या astonished, surprise थोड़ी किया, हैरान थोड़ी किया, attract किया, ठीक है, मतलब प्रभावित किया है। अट्रैक्ट मतलब उसको आकर्षित करने की सेंस में, फैसिनेट करने की सेंस में। तो राइट आंसर यहाँ पे ई बनेगा, दैट इज अट्रैक्टेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहां पे आप देख सकते हो आंसर है हमारा अट्रैक्टेड। क्वेश्चन नंबर 9, इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैव डैश वुमेन मोर असर्टिव, राइट। असर्टिव होता है मतलब जब आप किसी चीज को बोलते हो, टू से समथिंग। सो इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंस, या वी कैन से इकोनॉमिक होना चाहिए, वैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं होगा, इकोनॉमिक्स में भी एस यहाँ पे गलत है। सो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैव डैश वुमेन मोर असर्टिव, प्रिपेयर्ड, मेड, हैव के साथ अब आपको पता है कि यहाँ पे V3 डालनी पड़ेगी, इसलिए सारी ऑप्शन में थर्ड फॉर्म दे रहा है। ये भी वर्ब है, दिस इज ऑल्सो वर्ब, दिस इज ऑल्सो वर्ब, दिस इज ऑल्सो वर्ब, दिस इज ऑल्सो वर्ब, बट ये सारी वर्ब्स यहाँ पे रॉन्ग है। राइट आंसर होगा बना दिया है, ठीक है। क्या बनाया है,
एंड एजुकेशन हैव मेड वुमेन मोर असर्टिव, तो उनको बना दिया, औरतों को, वुमेन को असर्टिव बना दिया। तो आंसर यहां पे बी है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, द पुलिस आर डैश विद इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। द पुलिस आर डैश। अब आपको यहां पे इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेपोजिशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। प्रेपोजिशन चैप्टर फिलअप्स में काफी अप्लाई होता है। जैसे देखो, रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर लगता है, लेकिन वहां तो विद दे रहा है, ये ड्रॉप हो गया। अकाउंटेबल के साथ भी फॉर लगता है, वहां विद दे रहा है, ये भी ड्रॉप हो गया। अकॉम्पनीड के साथ बाय लगता है, वहां पे विद लग रहा है, ये भी ड्रॉप हो गया। एंश्योर्ड के साथ ऑफ लगता है, ये भी ड्रॉप हो गया। राइट आंसर है बी, क्योंकि इंटरेस्टेड के साथ विद लगता है। एक इंटरेस्ट होता है, एक एंट्रस्ट होता है। इंटरेस्ट के साथ हम इन लगाते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, राइट। और एंट्रस्ट के साथ विद आता है, जिसका मतलब होता है टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। द पुलिस आर एंट्रस्टेड विद एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो उनके ऊपर ये जिम्मेवारी होती है, राइट। तो एंट्रस्ट के साथ क्योंकि विद आता है, तो यहाँ पे विद लग रहा है, तो आंसर हम बी के साथ जाएंगे। राइट आंसर आप देख सकते हैं 10th का बी है। उसके बाद 11th, in the modern world the dash of change and scientific innovation is usually rapid. So in the modern world the dash of change, the supplies of change, the context of change, the pace of change, fantasy तो imagination होती है, ये तो बिल्कुल गलत है। It means imagination, बिल्कुल रॉन्ग है, मतलब ये ऑप्शन नहीं आ सकता। कॉन्टेक्स्ट और सप्लाईज का भी कोई बात नहीं हो रही है, पेस आएगा। राइट, सो इन द मॉडर्न वर्ल्ड द पेस ऑफ चेंज, पेस होती है जो रफ्तार होती है ना, जैसे गुड पेस, पेस होना चाहिए, लेक्चर का एक अच्छा पेस होना चाहिए। जैसे कई बोलते हैं भी आपके लेक्चर का पेस स्लो था, मतलब धीमा था थोड़ा लेक्चर आपका, या बहुत फास्ट था। तो पेस, पेस मतलब एक रफ्तार होता है। तो पेस ऑफ चेंज एंड साइंटिफिक इनोवेशन इज यूजुअली रैपिड। आंसर देख सकते हैं, सही है। 12 देख लीजिए, ये फिर एरर के क्वेश्चन चल पड़े। द हॉर्सेस बिगैन टू मूव more slowly as they were climbing up hill and there seemed to have no more hedges and trees. Right, so the horses began to move more slowly as they were climbing up hill. भाई क्योंकि वो हिल के ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ रहे होंगे, तो there seemed to have no more hedges and trees. Right, तो इसका राइट आंसर आपको यहां पे बताना है कि वो उनकी रफ्तार धीमी होगी एज दे वर क्लाइंबिंग अप हिल, क्योंकि ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत हुआ वहां पे दैट देयर सीम टू हैव नो मोर हेजेस, झाड़ियां नहीं थी वहां पे, ना ही पेड़ थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा देयर सीम्ड टू हैव तो हम तब लगाते हैं जब हम किसी चीज की पोजेशन की बात करते हैं, है ना, क्योंकि उनको ये प्रतीत हुआ वहां पे, उनको ये सीम्ड का मतलब ऐसा होता है, ऐसा लगना, तो उनको ये प्रतीत हुआ, देयर सीम टू बी। तो इसका जो राइट आंसर बनना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर 4th। यहां पे हैव नहीं आएगा, यहां पे आएगा बी। बी की सेंस है कि उनको ऐसा प्रतीत हुआ, जब होने की सेंस होती है तो हैव वर्ब को नहीं लिखते, वहां पे बी लिखते हैं। सो देयर सीम टू बी नो मोर हेजेस एंड ट्रीज, ये इसका राइट आंसर है। 3rd इसका राइट आंसर बनना चाहिए, सॉरी 3rd नहीं 4th, डी मतलब इसका राइट आंसर बनेगा। यहां पे ऑप्शन आप देख सकते हो 4th इज द राइट आंसर। ठीक है, वहां पे एक्चुअली टू बी आएगा। Question number 13, China has constantly been blocking India's membership in the 48th nation grouping, which controls the nuclear commerce, even though India is the backing of the majority of members. अब यहां पे ना आपको थोड़े, मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे आरबीआई असिस्टेंट का, आईबीपीएस का है ना, तो इसमें थोड़ा इकोनॉमिकल वे में चीजों को पूछता है और करंट हैपनिंग्स के ऊपर ज्यादा चीजें पूछी जाती है, तो आपको ट्रेंडिंग इंग्लिश के साथ टच में रहना पड़ेगा। देखो जैसे पूरा, चाइना हैज कॉन्स्टेंटली बीन ब्लॉकिंग इंडियाज मेंबरशिप इन द 48th nation grouping which controls the nuclear commerce even though India is the backing of the majority of members. ये वाला पार्ट गलत है, इंडिया इज द बैकिंग, ये जो इज लिख रहा है ना यहाँ पे, ये रॉन्ग है। एक्चुअली यहाँ इज नहीं आएगा, यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है, अब यहाँ हैज आना चाहिए। ठीक है, इवन दो इंडिया हैज द बैकिंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 3rd बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम पोजेशन की, इंडिया के पास है। ठीक है, द न्यूक्लियर कॉमर्स इवन दो इंडिया हैज द बैकिंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। राइट,
कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देख लो थर्ड इसका राइट आंसर दे रखा है यहाँ पे। 14 पे आ जाओ। पार्ट्स ऑफ द स्टेट हैव पैरालाइज्ड आफ्टर अ स्टेट वाइड बंद इज कॉल्ड बाय डिफरेंट फार्मर ग्रुप्स इन राजस्थान। अब थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट यहां समझना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ द स्टेट हैव पैरालाइज्ड, कि मतलब स्टेट के जो हिस्से हैं उन्होंने पैरालाइज कर दिया है। तो आपको यहां पे सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि वो डोअर स्टेट का सब्जेक्ट है या नॉन डोअर स्टेट का सब्जेक्ट है। नॉन डोअर का सब्जेक्ट होता है कि मतलब सब्जेक्ट तो वो है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। तो पार्ट्स ऑफ द स्टेट हैव पैरालाइज्ड, क्या स्टेट के जो हिस्से हैं उन्होंने पैरालाइज कर दिया है या वो पैरालाइज हो गए हैं, है ना। तो नॉन डोअर सब स्टेट का सब्जेक्ट है, तो यहां पे आपका जो आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहां पे एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है ये पैसिव वॉइस में जाना चाहिए। पार्ट्स ऑफ द स्टेट हैव बीन, इट शुड बी हैव बीन पैरालाइज्ड। अरे जो स्टेट के जो हिस्से हैं वो पैरालाइज हो गया। पैरालाइज होता है ना जब बॉडी एक साइड से काम करना बंद कर देती है ना, जिसको हम लकवा बोलते हैं। तो वो जो हिस्से हैं स्टेट के वो पैरालाइज हो गए हैं, ना कि वो उन्होंने पैरालाइज किए हैं। स्टेट के पार्ट थोड़ी पैरालाइज करेंगे। पैसिव मोड का सब्जेक्ट है, फर्स्ट आंसर बनेगा, आंसर फर्स्ट। ठीक है जी। 15वें पे आ जाओ। एम्प्लॉइज टेंड टू फियर एन इकोनॉमिक स्लो डाउन as it prompts the big companies to lay out their workforce। अब एक्चुअली होता क्या है, एम्प्लॉइज टेंड टू फियर एन इकोनॉमिक स्लो डाउन एज इट प्रॉम्प्ट्स द बिग कंपनीज टू ले आउट। ले आउट का मतलब तो डिजाइन होता है, लेआउट तैयार कर लो, लेआउट तैयार कर लो भाई, तुम ऐसे बोलते हैं डिजाइन बना, डिजाइन को तैयार कर। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि प्रॉम्प्ट द बिग कंपनीज, एम्प्लॉइज टेंड टू फियर इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है। तो कंपनीज क्या करेंगी, वो लेआउट थोड़ी करेंगे, डिजाइन थोड़ी बनाएंगी, बल्कि वो अपने वर्क प्लेस पे क्या करेंगी, वर्क फोर्स को कम करेंगी। तो कम करने को रिड्यूस करने के कॉन्टेक्स्ट में यहां पे लगना चाहिए था फ्रेजल वर्ब ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है घटाना, टू रिड्यूस। जब कंपनी स्लो डाउन हो गई है तो फिर वो अपने वर्कफोर्स को कम करेगी। तो लेआउट तो प्रिपेयर करना होता है, डिजाइन बनाना होता है, इट शुड बी ले ऑफ। आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे फोर्थ, डी। देख सकते हैं फोर्थ आंसर। 16 पे आ जाइए। बोले अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इंडिया कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द बैकवर्ड कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू लिटरेसी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट that successive governments have been trying their best to promote education, right? तो यहां पे तो बिल्कुल ये रूल वाला क्वेश्चन है, बहुत लंबी स्टेटमेंट है, 4 लाइंस का ये एरर है, बट है ये क्वेश्चन बहुत इजी। क्योंकि आपको अगर प्रेपोजिशन का अच्छा नॉलेज होगा तो आप जानते होंगे कि ये जो डिस्पाइट वर्ड होता है, दिस डिस्पाइट वर्ड नेवर टेक प्रेपोजिशन ऑफ, राइट। इसका जो मीनिंग निकल के आता है, इसका मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ। हालांकि इन स्पाइट ऑफ होता है लेकिन डिस्पाइट नेवर टेक प्रेपोजिशन ऑफ, सो दैट इज व्हाई यहां पे तो डायरेक्ट एरर था फर्स्ट पार्ट। ये हमारा सेकंड पार्ट रॉन्ग बनेगा, यहां पे ऑफ नहीं आएगा। सेकंड इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं बी इज द राइट आंसर। 17 देख लीजिए। केसेस ऑफ मैलिग्नेंट melanoma आर राइजिंग फास्टर among men that women, but men are often worse than their female counterpart at protecting themselves from the sun। अब देखो बोल रहे जो मैलिग्नेंट मेलानोमा है उसकी जो बढ़ोतरी है केसेस की वो ज्यादा है, और किस में ज्यादा है, मेन में। दैट वुमेन एक्चुअली यहां दैन होगा, शायद दैट नहीं होगा, दैन आना चाहिए यहां पे, दैन वुमेन, राइट। बट मेन आर, अब यहां पे मेन प्लूरल है, मेन आर often worse than their female counterpart। अब काउंटरपार्ट नहीं होना चाहिए यहां पे, क्योंकि वहां पे मेन का कंपैरिजन कर रहा है। या तो आप यहां पे एस लगा दीजिए, काउंटरपार्ट को उड़ा दो, देन देयर फीमेल्स, या अगर आपने ये नहीं लिखना है तो आप यहां पे काउंटरपार्ट्स करो ना, तो आंसर बनेगा इसका थर्ड, राइट। थर्ड इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं थर्ड इसका राइट आंसर है। काउंटरपार्ट्स भी हो सकता है, फीमेल्स भी हो सकता है। 18th, the first lady took it upon herself to make sure that the government runs smoothly while the president was recuperating from the surgery। The first lady took it upon herself to make sure that the government run। क्या यहां पे took आ रहा है तो क्या यहां पे run आएगा, यहां पे ran नहीं आना चाहिए, टेंस का कनेक्शन गलत है, ठीक है। आंसर बनेगा थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर। तो यहां पे आप देख सकते हैं थर्ड।
19 एप्रोप्रिएशन, एक एप्रोप्रिएट होता है ना, एप्रोप्रिएट तो हो गया बिल्कुल जो सटीक होता है, एप्रोप्रिएट, APPROPRIATE। लेकिन एप्रोप्रिएशन एक तरह से सीजर होता है, किसी चीज को कैच कर लेना, सीजर को जब्त कर लेना, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर नेचर का सब्जेक्ट है, ये भी एक नाउन है, असेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी आपकी, जो है यहाँ पे वर्ब लगेगी, वो लगेगी हैज, ठीक है जी। तो आंसर बनेगा फर्स्ट वन, आप देख सकते हैं आंसर हमारा फर्स्ट है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 20 नंबर, द डिफेंस मिनिस्टर थॉट that each veteran was as respectful as himself। कभी भी as के साथ as आता है दोनों तरफ, यहाँ पे कोई भी आपका वर्ड हो तो इसके बाद pronoun का subjective केस लिखा जाता है। as good as he, यहाँ पे himself wrong है, यहाँ पे लगना चाहिए he, तो आंसर बनेगा थर्ड। as के बाद हमेशा आने वाला केस pronoun का subjective केस लिखा जाता है, remember this particular thing, as good as he, not himself, तो आंसर बनेगा आपका थर्ड। तो ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, ओवरव्यू दे दिया कि कैसे आपने जो है इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। थोड़ी इकोनॉमिकल वे से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।